कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा है और पेपर लीक बिल हालांकि लोकसभा से पास हो गया है, अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। पार्लियामेंट के अंदर आपकी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पेपर लीक बिल पर चर्चा हो और उसे ठीक तरीके से पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष के जरिए जिस तरह से अशोभनीय असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा कि पिछले 12 सालों में करीब 1.25 लाख स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। क्या कहेंगे आप? पूरी सरकार और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष इस मत के हैं कि लोकसभा चलनी चाहिए और विभिन्न जो भी मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का हो अथवा जितने भी मुद्दे हो सकते हैं जी, उन्हें बहस करके बातचीत करके संसद में उनका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। सामने चुनाव के दृष्टिगत वोटों की राजनीति करते हुए इतने नीचे गिर जाएगा विपक्ष, इतना किसी ने सोचा भी नहीं था जी। मोदी जी का विरोध करते करते, अमित शाह का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते रामलला का विरोध कर दिया, भगवा का विरोध कर दिया, सनातन का विरोध कर दिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे विपक्ष की सह पर पप्पू यादव कालनेमी बनकर के पहुंच गए पार्लियामेंट में, रामलला को लेके पहुंच गए, दान पेटी लेके पहुंच गए। उनके इस कुकृत्य से सारे हिंदुस्तान का साधु सन्यासी संत समाज आक्रोशित है और जब संत नाराज हो जाते हैं तो भगवान भी ऐसे लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं गंदा, ये वोटों के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इससे वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलता है विकास की चर्चा करने के लिए, जनहित की चर्चा करने के लिए, समाज की चर्चा करने के लिए, विकास की बात करने के लिए। लेकिन अब विकास की बात करने के लिए इनके पास कुछ नहीं रहा, इसलिए कि भारत के भाग्य विधाता, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे भारत को विकास की त्रिवेणी में स्नान करा दिया। आप सारे हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए, वहीं विकास विकास। लेकिन साक्षी महाराज जी, विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि युवाओं को, जंजीस को के साथ आप लोगों ने उनको ठीक से हैंडल नहीं किया, पैलेट्स फायर किए गए, उनको मारा पीटा गया। राहुल गांधी बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि बीजेपी की मौजूदा सरकार यूथ की, जंजीस की इज्जत नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। देखिए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका इतना बड़ा चैनल, आप जानते हैं कि मोदी जी इस सारे देश को 3 जातियों में बांटते हैं। नंबर 1 युवा, नंबर 2 महिला और नंबर 3 किसान और नंबर 4 गरीब। इन 4 का मोदी जी स्वयं बहुत बड़ा सम्मान करने वाले हैं। तो मोदी जी पर यह आरोप लगाना कि वो युवाओं की चिंता नहीं करते हैं, पूरी तरह से निराधार है। मोदी जी तो हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, राजनीति में, सब जगह युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो काम 76 वर्षों में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, मोदी जी ने 12 वर्ष में करके दिखाया है। इसलिए सारा देश मोदी का मुरीद है। तो मोदी के ऊपर इस प्रकार का सरकार पर आरोप लगाना निराधार है, इसकी मैं निंदा करता हूं। ये तो स्थिति ये हो गई, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। तो राजनीति करना तो राहुल गांधी पप्पू आता नहीं, प्रियंका गांधी को आता नहीं, विपक्ष को आता नहीं। अब आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मोदी के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये निराधार है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इन्होंने जो साधुओं का, भगवा का, राम का अपमान किया है, रामलला का मंदिर का अपमान किया है, इसके लिए हिंदुस्तान का साधु सन्यासी इनके खिलाफ मीटिंग करके कार्रवाई कराने की बात करेगा। महाराज जी, कांग्रेस जनता पार्टी वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारें भी झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए। हमने शिक्षा मंत्री को पद से हटवा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी भी ये बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है।
इनके पास विकास पर बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसे इस्तीफा तुमने जब हरमंदिर साहब पर आक्रमण किया, इस्तीफा दिया। 1984 में हिंदुस्तान के सारे सिखों का कत्लेआम किया, तब क्या हुआ था? जब आपने मीसा लगाया था तब क्या हुआ था? तो ये जो लोग हैं जो जनहित की बात करना जानते ही नहीं है, केवल राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इन लोगों से कभी वफा की उम्मीद की नहीं जा सकती। ये बेवफा थे, बेवफा हैं और राष्ट्र के लिए बेवफा ही रहेंगे। महाराज जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी संसद में बहुत बवाल हुआ और विपक्ष ने हर मौके पर इस मुद्दे को उछाला। उन्होंने कहा कि जो सरकार मंदिर के चढ़ावे की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो देश का क्या ख्याल रखेगी? आप साक्षी महाराज से बात कर रहे हैं जी। गोलियां हमने खाई, डंडे हमने खाए, जेल में हम गए, कोठारी बंधु की लाश को उठा करके हम लाए, सरयू की पानी को राम भक्तों के लहू से रंग लाल होते हुए हमने देखा, अयोध्या की गलियों को राम भक्तों के लहू से लाल हमने धोखा। मुलायम सिंह तो कह रहे थे और भी मारने पड़ते तो हम मारते, हम तो बस राम मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखने देंगे। तो जिनका मंदिर से कोई सरोकार नहीं, जिनका राम से कोई सरोकार नहीं, रामलला से कोई सरोकार नहीं, जिनकी साधु सन्यासियों के प्रति कोई सिंपैथी नहीं, जिन्होंने आज तक उस अपराध के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, ऐसे लोगों का अधिकार ही नहीं है कि राम के बारे में बात करें, मंदिर के बारे में बात करें, चंदा के बारे में बात करें। ये बेईमान लोग हैं, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, एक जात विशेष को खुश करके राजनीति करना चाहते हैं। इन्हें कोई हक नहीं है राम का नाम लेने का। अगर इतने ही राम के भक्त और धर्मात्मा बन गए हैं तो हमने तो अखिलेश यादव को चैलेंज किया है, तुम कृष्णवंशी हो, चलो मथुरा की तरफ, हम और हमारी पार्टी तुम्हारे साथ चलेगी, उद्धार करो भगवान कृष्ण का। आज भी जेल में बंद हैं, नीचे दबे हुए हैं, लेकिन इनका राम से कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मोदी है, विकास भी विरासत भी। हम विकास भी करेंगे और भारतीय संस्कृति जो विरासत है उसको भी संरक्षित करेंगे। ये मोदी जी की कृपा है। मोदी जी के शासन काल में जो वीर विक्रमादित्य के समय में नहीं हो पाया था, अहिल्याबाई होलकर के समय में नहीं हो पाया था, उससे बड़ा काम नरेंद्र भाई मोदी ने देश में करके दिखा दिया है। इसलिए हम हृदय की गहराई से मोदी जी का नमन करते हैं। साक्षी महाराज जी, अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो रथ यात्रा निकालेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं रथ यात्रा वहां से गुजरेगी। तो क्या मजबूरी में ही सही विपक्ष को सॉफ्ट हिंदुत्व के मसले पर तो आना पड़ रहा है? राम मंदिर जाने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन रथ यात्रा निकालने की बात करते हैं। ये स्पष्ट करें, रथ यात्रा में मूर्ति किनकी होगी? मुलायम सिंह की होगी? अखिलेश यादव ये स्पष्ट करें, आप रथ यात्रा निकालेंगे, उस रथ में मूर्ति मुलायम सिंह जी की होगी या किसी मुल्ला की होगी? राम से तो आपका लेना देना है नहीं, कृष्ण से आपका लेना देना है नहीं, अयोध्या को आप पसंद नहीं करते, काशी को आप पसंद नहीं करते, मथुरा को आप पसंद नहीं करते, तो रथ यात्रा में क्या करने, क्या धरने वाले हैं? तो ये केवल जनता को बहकाने का एक ढोंग है। जनता है, सब जानती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए अखिलेश के मुंह में पानी आ गया है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जनता बहुत समझदार है। रामकृष्ण विश्वनाथ की भूमि है, अच्छा सेवक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। मुझे लगता है अब की बार 300 पार। महाराज जी, जब भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है सावन महीने में, तो नेताओं के बयान शुरू हो जाते हैं। एक AIMM के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला जो कांवड़ी हैं वो नशेड़ी होते हैं, नशे में धुत रहते हैं। उन्होंने ये बात बोली है नेशनल टेलीविजन पर। देखिए, जब से देश का विभाजन हुआ, विभाजन के और विभाजन ही नफरत के आधार पर हुआ था। तभी से साधु सन्यासी सनातन हिंदू देव देवताओं का अपमान करना विपक्ष ने शुरू किया, तब ये सत्ता में थे। और तब से संघर्ष करते 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 रामलला की कृपा से आज राम को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबकी बात करने वाले, बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से विकास करने वाले, ऐसे माननीय मोदी जी की सरकार है। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये जो नाटक कर रहे हैं, कालनेमी बन रहे हैं, जैसे पप्पू तो मुखौटा था,
इसके पीछे राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, अखिलेश जी थे, समूचा विपक्ष था। तो काल ने भी बन के चले गए। इसको तो सारा देश जानता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और वोटों के लिए हो रही है। इनका राम से या मंदिर से या चंदा से कोई लेना देना नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती जी को आप जानते होंगे महाराज जी, ठीक है सर। वो योगी आदित्यनाथ साहब पर कटाक्ष करते रहते हैं, कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को भगवा ने, अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो भगवाधारी कैसे हैं, वो सैलरी कैसे सरकार से ले सकते हैं, महंगी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गोरक्षा को लेकर यूपी की जो सरकार है वो किसी भी तरह का काम नहीं कर रही है। असल में जी देखिए, वो भगवा पहने हुए इसलिए मैं उनको नमन करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। लेकिन वो संत कम हैं, कांग्रेसी ज्यादा हैं। जी इनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी, वो भी संत कम थे, कांग्रेसी ज्यादा थे। और हिंदुस्तान में अगर किसी रंगे चोला वाले ने, साधु के कपड़े पहनने वाले ने राम मंदिर का विरोध किया तो उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे और उनके चेला अविश्वरानंद जी महाराज हैं। ये कब गए थे कार सेवा करने के लिए, कब मंदिर में भगवान का दर्शन करने गए? तो इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। इनका तो केवल राहुल गांधी या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी मंत्र देते हैं तो मोदी को, योगी को गाली देने का काम रहेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं। महाराज जी, इलेक्शन बहुत कम वक्त बचा, यूपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोट बैंक, एसटी एससी ओबीसी वोट बैंक बहुत क्रूशियल रहता है। मायावती भी लगातार दावा करती रहती हैं, अखिलेश यादव पीडीए का राग अलापते रहते हैं। आपको लगता है कि पीडीए वाला फॉर्मूला इस बार भी चल जाएगा उनका? दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जब तक चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम नहीं आएगा, तब तक अखिलेश जी पीडीए 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 चिल्ला करके अपना दिल बहला सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार है और 2027 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आप नंबर्स बता रहे थे, 300 पार कह रहे हैं इस बार आप? हाँ, मैं 300 पार की बात कर रहा हूँ। ये अति उत्साह तो नहीं है महाराज जी? और अगर 300? अगर माननीय अमित शाह जी, योगी जी मुझे एक महीना के लिए हेलीकॉप्टर दे दें तो उत्तर प्रदेश चुनाव में, उससे चुनाव से पहले ही चुनाव कर दूंगा। तो आप मांग लीजिए हेलीकॉप्टर। आपको मैं किस, हिंदुस्तान आपको की कौन जनता मना की नब्ज करेगा? को समझता हूँ। आपको मना कौन करेगा महाराज जी? मांग लीजिए। अरे तो छूट भी तो दे दें। हम लोग अनुशासित पार्टी के व्यक्ति हैं। जब तक अनुशासन नहीं पाएंगे, राम जी धनुष तोड़ सकते थे, तोड़ के फेंक सकते थे, लेकिन गुरु का अनुशासन पाया तभी तो उन्होंने उठाया। तो हमारे गुरुजन तो ये राजनीति में अनुशासन देंगे तभी तो हम कुछ करेंगे, नहीं कैसे कर डालेंगे। इनके पीडीए को हम तार तार कर देंगे, अनुशासन तो मिले। महाराज जी, यूपी में एक बड़ा वोट बैंक है यूथ, युवा, जेनजीज जिसको हम बोलते हैं, जनरेशन, जो नई पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, वो एक बहुत क्रूशियल वोट बैंक है। और लाखों बच्चे ऐसे हैं जो इस साल यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करने जा रहे हैं। ये लीक पेपर वाला मामला, नीट वाला मामला, आपको लगता नहीं नुकसान करेगा वोट बैंक को? थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा यूपी में, पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश का युवा 99% बीजेपी का वोटर है। ये उत्तर प्रदेश है, रामकृष्ण विश्वनाथ की धरती है। इसे कोई बहका नहीं सकता। बहकाने का प्रयास तो किया जा सकता है, पर उत्तर प्रदेश का युवा बहकाने में नहीं आने वाला। आपको आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में इस बार अल्पसंख्यक भी बीजेपी को वोट देने वाला है। मुझे आप कट्टर हिंदू के रूप में देख रहे हैं, मेरे उन्नाव में एक बड़ी मात्रा में मुसलमान मुझे वोट देता है। तो अब लोग बहकाए में आने वाले नहीं है। न युवा बहकाए में आएगा, न महिला बहकाए में आएगी। मुसलमान भी धीरे 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 राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ता चला जा रहा है। मुसलमान भी बहकावे में नहीं आने वाला। महाराज जी, एआईएमएम के जो अखिलेश गढ़त लगा रहे हैं, एक मुसलमान का वोट मिल जाएगा, यादव का मिल जाएगा जी, और हम सरकार बना लेंगे, ये सपने धरे के धरे रह जाएंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हमेशा बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। कांग्रेस हमेशा कहती है कि जहां भी ये जाते हैं कैंडिडेट लेकर, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसके जनादेश के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ओबीसी साहब का कोई भी भाषण मेरे नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। पूरी ताकत से बीजेपी का विरोध करते हैं। उनकी अपनी पार्टी है,
और जो व्यक्ति पार्टी चलाता है पूरे दम से अपनी पार्टी को खड़ा करने का प्रयास करता है। और अभी जो चुनाव हुए उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। अब कहाँ सफलता मिलती है, कहाँ सफलता नहीं मिलती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग राजनीति में फेल हो रहे हैं वो तरह तरह के आरोप बीजेपी पे लगा देंगे, ओबीसी पे लगा देंगे, किसी और पे लगा देंगे, उनका क्या कह सकते हैं। महाराज जी, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बड़ी शिकायतें रहती हैं पार्लियामेंट में भी, और जो स्थानीय नेता भी वो भी ये बात कहते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत काम किया है, नंबर्स डेटा कुछ और कहते हैं। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा है, इतना तो हिंदुस्तान में कहीं का नहीं होगा। मेरे सारे देश में आश्रम में सारे देश में जाता हूँ, लोग कहते अभी मैं पंजाब गया था, लोग कह रहे थे 15 दिन को हमें योगी जी दे दो। कोई 15 दिन को मांगता है, कोई 20 दिन को मांगता है, कोई महीना के लिए मांगता है। तो यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना बढ़िया तो कभी भी नहीं था। और सारे इन्वेस्टर दौड़ दौड़ करके यूपी में आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कानपुर लखनऊ के बीच में मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर वहीं आ रहे हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है? बहुत अच्छा है। महाराज जी, वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी चर्चा होती है। आपको लगता है करंट सिनेरियो भी ये फीजिबल है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर बीजेपी लागू करती है तो इससे उनके चुनावी जो एजेंडे हैं, जो उनका चुनावी स्ट्रैटेजी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है आपकी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मैं इसका बहुत पहले से पक्षधर था। इससे मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको गति मिलेगी, आपसी झगड़ों को की समाप्ति होगी, देश प्रगति के पथ पर फर्राट से दौड़ लगाने लगेगा। और ये जो चुनावी रंजिश के कारण झगड़े होते हैं और विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, जब तो आचार संहिता, जब देखो तो आचार संहिता, जब देखो तो आचार संहिता, तो काम ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आवश्यक है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरी सारी तपस्या मोदी जी को चली जाए और मोदी जी जल्दी जल्दी इस बिल को पास करा के वन नेशन इलेक्शन लागू करें देश में। महाराज जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम मसलों पर बात की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं।